अस्सलामुअलैकुम सारे स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मारूफ रहमान है और मैं आप लोगों को मॉडर्न सब्जेक्ट सारे पढ़ाऊंगा और डॉक्टर आसिम आपको यूनानी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। हमारा कोर्स कंप्लीशन का जो लास्ट डेडलाइन है वो है अप्रैल लास्ट वीक तक। अप्रैल लास्ट वीक तक हम आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। हमें स्टार्ट करना था सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में, जो कि अब आ चुकी है। ज़्यादातर बच्चे इधर उधर क्लास कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिया है, तो हमारे कोचिंग में आप आएँ और क्लासेस लें। ठीक है, आपको कम से कम 2 से 3 क्लासेस तो मैं फ्री में ही दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समझ में आए 4 क्लासेस मॉडर्न की डलेंगी, 3-4 क्लासेस यूनानी की डलेंगी। ठीक है, चलिए, इंट्रोडक्शन था ये। आज आपको मैं जनरल सर्जरी का टॉपिक पढ़ाऊंगा। जनरल सर्जरी के बारे में बताने से पहले आपको अपने सिलेबस का AIPGET जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किस में से क्या क्या आता है। जिसमें से सर्जरी जो है, मॉडर्न में सर्जरी, एनाटमी, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स, उनका मेन इम्पोर्टेंस रहता है। PSM, लास्ट ईयर PSM से अराउंड 6 से 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। और सर्जरी से आपके 2 से 3, कभी 4 से 5, कभी 7 ऐसे आते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हमेशा ये मान के चलिए आप कि 5 से 8 क्वेश्चन सर्जरी से आएंगे। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा एज इंट्रोडक्शन। सेल्यूलाइटिस। ठीक है, तो सेल्यूलाइटिस क्या होता है? अब सेल्यूलाइटिस, सेल्यूस समझ में आ रहा है सेल, और आइटिस सब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो सेल्यूलाइटिस इज़ अ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म, जो मोस्ट कॉमन कॉजिकेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। स्ट्रेप्टोकोकस एक बहुत बड़ी फैमिली है, क्या बोलते हैं, आपकी बैक्टीरिया की, जो कि मोस्ट कॉमनली सारे ही तरह के आपको डिसीज़ करती हैं ह्यूमन बीइंग्स में। स्किन में भी है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी है। ठीक है, और कोई भी कॉमन बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस होता ही है। उसमें से जो ये स्पेसिफिक स्पीशीज़ है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। अच्छा, हमें नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, क्योंकि ऐसे ही और भी आएंगे, जैसे एरिसिप्लास में हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, उसके अलावा आपका बॉयल्स में आप देखेंगे, इसमें भी आपका आता है, कार्बंकल में भी आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ द कॉजिकेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सेल्यूलाइटिस। ठीक है, चलिए, अब पायोजेनस क्यों है? क्योंकि ये पस फॉर्म करता है। कोई भी इन्फेक्शन है कहीं पे भी होगा तो ये पस फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से स्टेफिलोकोकस भी करता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक है सेल्यूलाइटिस के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूसेस हाई एल्यूनिडेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। मतलब क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाई एल्यूरोनिडेज जो होता है, हमारे जो सेल्स, हमारे जो स्किन है, स्किन का एक सीमेंटिंग जो मटेरियल है वो है आपका कोलेजन। ठीक है, उसके साथ जो उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है और उसके साथ जो उसको सीमेंट करता है, मजबूत बनाता है, वो है आपका हाई एल्यूरोनिडेज। ठीक है, हाई एल्यूरोनिक एसिड। तो उसको जो डाइजेस्ट करने वाला जो सब्सटेंस है वो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, साथ साथ स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो उससे क्या होता है कि आपके जो सेल, आपकी जो स्किन है, स्किन के अंदर आप सबक्यूटेनियस और नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे एडिपोज टिश्यू हो गई। ठीक है, स्किन में तो एडिपोज टिश्यूज़ है, एरियोलर टिश्यूज़ हैं, फैट के टिश्यूज़ है, ये सारे क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं।
इसको धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया है वो गलाने लगता है, ठीक है। साथ में क्या है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे हो जाता है ये। अब बहुत लोग इसको कंफ्यूज करेंगे कि क्या बोलते हैं, ये एरिसेप्लास्ट तो नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एरिसेप्लास्ट और सेलुलाइटिस में डिफरेंस क्या है। तो ये स्पेसिफिक है और ये क्या करता है, ये आपके पूरे बॉडी में धीरे धीरे फैलने लगता है। ज़्यादातर ये होता है आपका चेहरे पे, ठीक है, आपके गले पे और आपके अपेंडेजेस में, मतलब हाथ में और पैरों में, ठीक है। Skin appears red hot and indurated. Cellulitis of scrotum is mostly occur due to extravasation of urine. मतलब क्या कि अब यूरिन इज़ अ वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। इफ़ बाय चांस अगर किसी, जैसे मान लीजिए अब यूरिन का जो पैसेज है, जो आउटफ्लो है, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इस सब में कहीं पे भी ऐसा कोई ट्रॉमा होता है या इन्फेक्शन की वजह से, या कोई फिस्चुला फॉर्म हो गया या कोई साइनस हो गया, जिसकी वजह से अगर आपका यूरिन एक्स्ट्राविजेट हो रहा है, मतलब यूरिन बाहर आ रहा है अपने नेचुरल रास्ते को छोड़ के, जैसे यूरेथ्रा का आउटफ्लो जो मेटस है उससे तो निकल ही रहा है, साथ साथ में किसी और भी अगर इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से अगर वो कहीं कलेक्ट हो रहा है, तो उसके वजह से ज़्यादा चांसेस है कि उस जगह पे सेलुलाइटिस, और स्क्रोटम का दिया हुआ है तो स्क्रोटम में सेलुलाइटिस हो जाए। अब सेलुलाइटिस ऑफ स्क्रोटम, सेलुलाइटिस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एन एब्सिस बाय फीचर्स mentioned below. Cellulitis and abscess. Cellulitis has no edges. मतलब क्या, इसमें कोई एक मार्क्ड एज नहीं है। जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, हमें उनकी मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। अब जैसे इसका क्या है, स्किन में हो रहा है, विजिबल है, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि इसका कोई हद है कि नहीं है, जैसे इसमें कोई एज है कि नहीं है, कि कहीं लिमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसका डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये सर्कमस्क्राइब्ड नहीं होता है, मतलब इसकी कोई लिमिटिंग बाउंड्रीज नहीं है, ये फैलते जाता है, ठीक है। आप बता नहीं पाओगे कि हाँ यहाँ पे लिमिट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं एब्सिस क्या होता है, एब्सिस बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो गई। एब्सिस क्या है, एब्सिस कोई स्पेसिफिक जगह पे होगा, ठीक है। आपको कोई किसी इन्फेक्शन या किसी ट्रॉमा या लॉन्ग स्टैंडिंग स्कार की वजह से एब्सिस फॉर्म हो जाता है। सेलुलाइटिस हैज़ नो लिमिट, एब्सिस हैज़ लिमिट। सेलुलाइटिस हैज़ नो पस, एब्सिस डज हैव पस, क्योंकि वहाँ पे ऐसे, अब वो स्पेसिफिक लोकेशन है। जैसे मान लीजिए आपका किसी को एक कहीं पे दाना निकल आया, फिर उसने सही ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो एक ज़ख़म बन गया। अब ज़ख़म के बाद उसने और ट्रीट नहीं किया तो ज़ख़म को ही हम आप एब्सेस बोलते हैं। जब उसमें पस पड़ने लगे, जब वो आसपास के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वो इन्फेक्शन पहुंचने लगे, तो वो क्या हो गया, पस फॉर्मिंग एब्सेस हो गया वो, ठीक है। वहाँ पे पस पाया जाता है। सेलुलाइटिस में नो फ्लक्चुएशन होता है, अब एब्सेस में फ्लक्चुएशन इज पॉजिटिव। इन अनट्रीटेड केस सपोरेशन, स्लॉइंग एंड गैंग्रीन कैन अकर। अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज़ ट्रीट नहीं करोगे तो वो जो वहाँ के सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डाई करेंगी। वो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे सपोरेशन होगा, गैंग्रीन फॉर्मेशन होगा, नेक्रोसिस, और उसके बाद सेल डेथ हो जाती है, टिश्यू डाई कर जाता है। इन चिल्ड्रन सेलुलाइटिस अकरिंग नियर अ जॉइंट इज़ यूजुअली टेकन एज एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। अब ये सेलुलाइटिस मान लीजिए किसी के जॉइंट में, जैसे अपेंडेजेस हैं, अब मान लीजिए एंकल जॉइंट है, ठीक है, आपका जो टखना है, या आपका नी जॉइंट है, घुटने का जोड़ है, वहाँ पे अगर किसी को सेलुलाइटिस हो रहा है, क्योंकि पूरे पैर में ही होगा, अगर होगा तो ये नहीं छोड़ा, पूरे पैर में ही एक्चुअली फैलने लगता है ये। तो अगर ये हुआ और आपके जो बोनी एरियाज़ हैं या जॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत करीब है उसके, तो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि वहाँ पे आपको ये जो सेलुलाइटिस है वो फॉर्म हो जाता है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे ये शो करता है। अब यहाँ पे आता है लुडविग एंजाइना। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दो तरह के एंजाइना की इसमें बात आती है जब क्वेश्चन ज़्यादातर यह पीजीटी पूछता है, व्हाट इज़ विंसेंट एंजाइना एंड व्हाट इज़ लुडविग एंजाइना। अब देखिए लुडविग एंजाइना के बारे में आपको बताता हूँ मैं आगे, मैं विंसेंट एंजाइना के बारे में भी जिक्र करूँगा।
लुडविग एंजाइना क्या होता है? लुडविग एंजाइना इज टिपिकली द सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर रीजन सेल्युलाइटिस। मतलब आपका जो ये मुंह है, बकल कैविटी है, जो ज़बान के नीचे जो अगर वहाँ पे सेल्युलाइटिस होता है, जैसे मान लिया आपके गले में हुआ, गर्दन में हुआ, गले में हुआ, फिर वो धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते आपकी ये ठुड्डी है, चिन, उसके नीचे आया, और आपका पूरा ये जो सब मेंटल और सब मैंडिबुलर पार्ट है उसमें इन्फेक्शन पहुंच गया। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि इसमें क्या है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का इन्फ्लामेशन है और स्प्रेडिंग है, तो वहाँ तक पहुँचता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे एडेमा होगा। इन्फ्लामेशन के जो चारों पांचों आपके जो साइंस हैं वो आपको वहाँ पे दिखेंगे। साथ साथ में आपको सॉलो करने में, आप कहीं पे वहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो दर्द होगा, पेन होगा। ठीक है, आपको सॉलो करने में, और सारी एक्टिविटीज़ जो आप माउथ से करते हो, ठीक है, लाइक टॉकिंग, ठीक है, सिंगिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, इन सब चीज़ों में, सॉलोइंग, इस सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ में क्या है, प्यूट्रिड हैलोटोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुडविग्स एंजाइना। हैलोटोसिस क्या होता है? हैलोटोसिस इज फाउल स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम योर ब्रेथ इज हैलोटोसिस। मतलब प्यूट्रिड क्या है? मतलब प्यूट्रिफाइड। ठीक है, मतलब बहुत ही गंदी और बदबूदार आपकी जो मुंह से स्मेल आएगी। ठीक है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुडविग एंजाइना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एरिसिप्लास। व्हाट इज़ एरिसिप्लास? सी, देयर इज़ अ वेरी रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन सेल्युलाइटिस एंड एरिसिप्लास। क्या है, अब देखते हैं। और इससे क्वेश्चन 100% जो है बहुत चांसेस है कि इससे बने, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सर्जरी में देखिए दो चीज़ है, जनरल सर्जरी है और सिस्टमिक सर्जरी है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है 10 साल के अगर पेपर उठा के देख लें, तो जो जनरल सर्जरी का वेटेज जो होता है वो मुकाबले में सिस्टमिक के ज़्यादा होता है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और उसमें से भी ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन मेकर्स का, सेल्युलाइटिस और एरिसिप्लास। ठीक है, बॉयज़, कार्बंकल्स। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। एरिसिप्लास, इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू एसोसिएटेड विद सीवियर लिम्फेंजाइटिस। ठीक है, क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन है स्किन का और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि एरिसिप्लास इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, डेफिनेटली दैट वाज आल्सो, cellulitis was also the inflammation of skin, but here connective tissues are not involved. In erysipelas, the connective tissues beneath the connective tissue beneath the skin are not involved. मायने क्या हुआ? मतलब एपिडर्मिस, देन डर्मिस, फिर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, फिर फेशियाज, फिर मसल्स, फिर डीपर फेशियाज, उसके बाद आपका बोन। यही तो है ऑर्डर। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द कनेक्टिव टिश्यूज, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरिसिप्लास एंड सेल्युलाइटिस। इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है? हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई। अब इसको रट लो, आप इसको एकदम रट लो। एरिसिप्लास में क्या ऑर्गेनिज्म क्या है? हेमोलिटिक स्टेप्टोकोकस। अकल नहीं लगाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपको AIPGT एग्ज़ाम में मगअप करनी है। ठीक है, यू नीड टू fill it in your brain, by heart it. Fine. Often occurs due to small scratch or abrasion and spreads very rapidly, resulting in toxemia. Sites क्या है? Face, eyelids, scrotum and in infants the umbilicus. ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि आपके ये फेस में पाया जाता है, आईलिड्स में होता है, स्क्रोटम में होता है, और इन्फेंट्स में अम्बलाइकल रीजन में होता है। डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम सेल्युलाइटिस बाय, आप देखिए यहाँ पे आ गया डिफरेंस। जैसे ऊपर सेल्युलाइटिस और एब्सिस का था, अब यहाँ पे सेल्युलाइटिस और एरिसिप्लास का है। क्या लिखा हुआ है कि अ डेफिनेट इरेगुलर लाइन ऑफ डिमार्केशन विच इज़ रेज्ड फ्रॉम लेवल ऑफ स्क्रीन। ये एरिसिप्लास की बात हो रही है। टिपिकल पिंक रोजी रैश डिसअपियर ऑन प्रेशर मतलब क्या? ब्लांचिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। स्किन की कोई प्रॉब्लम को चेक करने के लिए अगर उस नीचे हैमरेज है, जैसे कभी कभी जिसको आप पेटिशियल हैमरेज बोलते हैं, ठीक है, तो उसको आप प्रेशर डाल के देखते हैं कि जो वहाँ पे जो रेडनेस है वो डिसअपियर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि टिपिकल पिंक रोजी रैश डिसअपियर ऑन प्रेशर। फाइन।
प्रेजेंस ऑफ वेसिकल कंटेनिंग सीरम नॉट पस। अब ये देखिए, ये भी डिमार्केटिंग फीचर है कि एरिसेप्लास में आपको पस देखने को नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ फेस मीलियन ईयर साइन प्रेजेंट बिकॉज एरिसेप्लास इज बेसिकली अ क्यूटिकुलर लिम्फेजेनाइटिस। कहने का मतलब क्या है कि एरिसेप्लास का मतलब क्या होता है और सेलुलाइटिस का क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कि ये पिक्चर देखिए एरिसेप्लास की और उसके बाद आप सेलुलाइटिस की देखिए, तो एक अगर आप एक क्लिनिक पे बैठे हुए हो और आपको कहा एक पास पेशेंट आए जिसके चेहरे पे ऐसी रेडनेस आ रही हो, ठीक है, तो आप कैसे डिफ़र करेंगे कि ये एरिसेप्लास है कि या सेलुलाइटिस है। अब इसमें ये टेस्ट आता है, देखिए मिलियन ईयर साइन प्रेजेंट मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें ये हुआ कि जो सेलुलाइटिस है, आपको मैंने बताया इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। वेयरएज एरिसेप्लास में क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन का इन्फ्लेमेशन है। अब आपके कोई बच्चा छोटा आया, ज़्यादातर बच्चों में होता है, कोई बच्चा छोटा आया आपके, तो उसके रेडनेस हो रही है, चेहरे पे जलन हो रही है, ठीक है, छूने नहीं दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो बच्चे का जो कान है, अगर कान का एरिया जो है अगर उसमें भी रेडनेस आ रही है, इसका मतलब उसको क्या है, एरिसेप्लास है, सेलुलाइटिस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेलुलाइट अब जो ईयर की जो स्किन है, अब ये जो आपका पिन्ना है जो लटक रहा है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज, तो यहाँ पे स्किन के बाद डायरेक्टली कार्टिलेज है, कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सेलुलाइटिस नहीं हो सकता। होगा क्या, क्योंकि स्किन है और स्किन का इन्फेक्शन क्या है, एरिसेप्लास, तो वहाँ एरिसेप्लास होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मिलियन ईयर साइन इज पॉजिटिव इन एरिसेप्लास, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ सकता है, ये आपका फॉर्म में आ सकता है क्या बोलते हैं, असर्शन एंड रीजन, ठीक है ना। तो क्या है, मिलियन ईयर साइन प्रेजेंट इन एरिसेप्लास, वाई, बिकॉज इट्स द इन्फेक्शन ऑफ स्किन नॉट कनेक्टिव टिश्यू, फाइन, ठीक है। अब वही चीज़ देखिए बाद में भी लिखी हुई है, इन सेलुलाइटिस ऑफ फेस पिना डज नॉट गेट इन्वॉल्व ड्यू टू क्लोज एडहेरेंस ऑफ स्किन टू द कार्टिलेज, ठीक है, और वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज ऐसा नहीं प्रेजेंट है, जिस वजह से वहाँ सेलुलाइटिस नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्या पाया जाता है, एरिसेप्लास पाया जाता है, फाइन। अब हम आते हैं अपने दूसरे पे, जो है आपका बॉयल्स। बॉयल्स इज व्हाट, बॉयल्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ इन्फेक्शन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। विच सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स सेबेशियस ग्लैंड। आपको पता है कि जो हेयर का जो स्ट्रक्चर है, जो स्किन से वो स्किन को आउटब्रेक करके निकलता है, तो उसके साथ दो चीज़ें रहती हैं। जो उसका रूट है, अगर आपको उसका एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर निकाल के देखें अगर एनाटमी में, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक पाइलोसेबेशियस जो कॉम्प्लेक्स है वो पाया जाता है। क्या मतलब हुआ कि एक तो आपका हेयर निकल रहा है, उसके साथ साथ आपका एक छोटा सा जो एक टनल टाइप का है, जो कि आपका कैनाल है, जो कि जिससे आपका सीबम निकलता है, ठीक है, सीबम निकलता है, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको आप बोलते हैं बॉइल्स। और ज़्यादातर जो मेल्स में वो आपको क्या बोलते हैं, आपका पैरों में, जो ज़्यादा हेयरी लोग होते हैं उनके पैरों में, और उसके बाद उनके जांघों में, और सब कॉमन है, मतलब मेल में मैं बता रहा हूँ। तो इसको आम भाषा में बाल तोड़ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं है, 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। और ये बताया जाता है कि अगर किसी को हर दिन और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इट्स बेटर दे ट्रिम देयर हेयर, ठीक है। कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब देखिए यहाँ भी कॉजिकेटिव ऑर्गेनिज्म, अभी तक हमने 3 कॉजिकेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। बॉयल्स में क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। A blind boil or dull boil subsides without separation, ठीक है। Stye is a similar infection of an eyelash. Stye is also known as externum hordeolum. It occurs due to infection of gland of Zeiss. जैसे आपके आँख में पल, जो आपका जो आईलिड है उसके किनारे भी आपका 2-3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ठीक है, जिसको आप एक्सटर्नल हॉर्डियोलम बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ मॉल, टार्सल ग्लैंड्स, ये सारे पाए जाते हैं। अब वहाँ पे भी ये सेबेशियस ग्लैंड है आपका, ग्लैंड ऑफ ज़ीस, उसमें भी अगर आपका
इन्फ्लामेशन हो गया तो वो सिमिलैरिटी फाउंड करता है बॉयल जैसा, मोटा सा, जिसको बिल्नी बोलते हैं यूपी और बिहार के तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉयल्स। अब आते हैं कार्बंकल में। कार्बंकल क्या है? कार्बंकल इज़ अब मैं कैसे बताऊँ आपको, इसको समझिए कि ज़्यादातर ये नेप ऑफ द नेक पे होता है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फेक्शन, अभी हम सारे इन्फेक्शन ही पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर नेप ऑफ द नेक, नेप ऑफ द नेक मतलब ये जो आपका ये जो जहाँ से आपकी पीठ शुरू होती है और गर्दन और पीठ के बीच का जो एरिया होता है, C6 और C7 वर्टिब्रा के आसपास में, दैट इज़ द नेप ऑफ द नेक। इट्स मोर कॉमन इन पीपल हु हैज़ डायबिटीज़, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है एक्सटेंसिव इन्फेक्शन है, ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस इज एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, लार्जर एक्सटेंशन ऑफ बॉयल इनटू अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस टिश्यू, कॉन्जुगेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फाइन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड इसमें भी सेम है और बॉयल्स में भी सेम है। साइट क्या है? नेप ऑफ द नेक इज द कॉमनेस्ट साइट, followed by back and then shoulder. It is more common in diabetic patient. Burst through multiple opening in the skin known as sieve-like or cribriform appearance. This is a pathognomic of carbuncle. ठीक है? Cruciate incision is preferred because of multiple abscess and extensive subcutaneous necrosis. क्या मतलब हुआ इसका? कि आप इसको समझ लीजिए ऐसा कि आपके पीछे नेप ऑफ द नेक में, गर्दन के पीछे या गर्दन में उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे पे, डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर होता है जिनका ग्लूकोज लेवल 400 500 होता है, तो दे आर वेरी ससेप्टेबल टू दीज ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इफ़ यू हैव सो मच ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम, it's very much known that bacteria or other microorganism are attracted to it. Fine, और वहाँ पे हीलिंग भी नहीं होती है। दैट्स वाई इट इज़ सेड कि आप अपना ब्लड शुगर बहुत कंट्रोल करें, वरना हीलिंग नहीं होगी। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में सर्जरी वगैरह कराने से पहले उनका जो इंसुलिन वगैरह लगाते हैं, अगर इनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। फाइन, तो हम बात ये कर रहे थे कि नेप ऑफ द नेक में आप किसको कैसे समझे, कार्बंकल को। तो ये समझ लीजिए आप ढेर सारे आपको बॉयल्स हो गए, ढेर सारे दाने, ढेर सारे ज़ख़म, छोटे छोटे थोड़े डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और वो एक बड़ा सा शेप ले लेता है। कम से कम ये समझ लीजिए आपका पूरा जो हाथ है आपका, वो उतने साइज़ का, जो आपका जो पूरा पाम है उस साइज़ का वहाँ पे घाव बनता है, ठीक है। उसमें बहुत ढेर सारे छेद होते हैं क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होता है, ठीक है। स्किन को वो पूरा इरोड करता है, ठीक है, और कहीं इरोजन हुआ, फिर कहीं हुआ, फिर कहीं हुआ, फिर कहीं हुआ, तो इसलिए लिखा है ये इसका पैथोग्नोमिक साइन है कार्बंकल का, क्या, सीव लाइक या क्रीबरीफॉर्म अपीयरेंस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और इसको बहुत पस फिल होगा, वहाँ पे बहुत ढेर सारा पस होगा। ज़ख़म बहुत पुराना होता है, 1 साल 1.5 साल पुराना होता है, वो बार बार उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बार बार हो जाता है क्योंकि अनकंट्रोल्ड है। डायबिटीज़ जो है उसका अनकंट्रोल्ड है, इसलिए वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता है। अब इसमें क्रूशिएट इंसिजन है, ठीक है, अब वो सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है बेसिकली। तो आपको ये याद रखना है इसमें कार्बंकल क्या होता है, ठीक है, इसका साइट क्या है, किस में ज़्यादा कॉमन है, और कॉन्जुगेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। फिर आपके ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे बैक्टीरियमिया, टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया, पाइमिया और एंटीबायोमा, ठीक है। मैं बताता हूँ लाइन बाय लाइन। बैक्टीरियमिया इज़ व्हाट, ईमिया इज़ फॉर ब्लड, ठीक है। तो बैक्टीरिया इन ब्लड इज नोन एज बैक्टीरियमिया। बैक्टीरिया इन सर्कुलेटिंग ब्लड विदाउट एनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज बैक्टीरियमिया। फाइन, देन कम्स टॉक्सीमिया। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन सर्कुलेटिंग इन ब्लड इज नोन एज टॉक्सीमिया। सेप्टिसीमिया, अब दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। अब जैसे मान लीजिए आपके कहते हैं ना वायरल लोड, आपने जैसे सुना होगा, या आपने ये सुना होगा कि बैक्टीरिया का काउंट, मतलब ऑब्वियसली हर जगह बैक्टीरिया है, हमारे गट में है, हमारे स्किन में है, हमारे माउथ में है, जीआईटी एलिमेंट्री कैनाल में पूरे हैं, ब्लड में भी होते हैं थोड़े बहुत लेकिन द थिंग इज़ इफ़ देयर कॉलोनी स्टार्ट्स फॉर्मिंग, ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं, और ऐसे बैक्टीरियाज हैं विच प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन्स।
तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर आ गए, ठीक है, और उनकी कॉलोनी बहुत ज़्यादा हो गई और वो ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगे जिससे सेप्सिस का सिचुएशन आ गया, ठीक है, दैट इज़ नोन एज बैक्टीरिया। मतलब कहीं इन्फेक्शन है वो ब्लड में पहुंच गया, कहीं कोई छोटा घाव हुआ, आपने ट्रीट नहीं किया और वो बढ़ गया, फिर उसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली वो आर्टरी या वेन से या किसी ब्लड वेसल से हो गया, तो इट वुड सर्कुलेट थ्रू ऑल द बॉडी, ठीक है, तो वो जो सारा सेप्सिस है वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। दैट इज सेप्टिसीमिया एंड इट्स अ वेरी डेडली सिचुएशन। इट नीड्स टू बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल। Septicemia can progress to into sepsis. Fine, sepsis is a deadly situation, life-threatening acute condition है ये। सेप्टिसीमिया, अब सेप्टिसीमिया में जैसे ही sepsis होता है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से इंसान की मौत हो जाती है until unless he is not treated within 4 to 6 hours और मेजर आपका एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं उनको IV के थ्रू। Sepsis is a serious complication of septicemia. Sepsis causes inflammation throughout the body. This inflammation can cause blood clot and block oxygen from reaching vital organs, resulting in organ failure. While inflammation occur with extremely low blood pressure, it's caused, obvious सी बात है, अगर आपके ब्लड में कोई ढेर सारे टॉक्सिन्स या बैक्टीरियाज हों तो डायरेक्टली आपका जो अब जैसे वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच रहा है तो इट्स शॉक की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ शॉक? शॉक इज़ आसान भाषा में समझने के लिए ये है अ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द अपेंडेजेस, ठीक है ना। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स, अगर आपके वाइटल ऑर्गन में ज़रा भी देर के लिए ब्लड का फ्लो रुक गया, ठीक है, या कम ब्लड पहुंचा या उसको ऑक्सीजन की वहाँ पे लैग होने लगा तो तुरंत बॉडी शॉक में जाती है। बहुत तरह के शॉक हैं, सेप्टिक शॉक है आपका, उसके अलावा आपका कार्डियो सर्कुलेटरी शॉक है आपका, ठीक है, बहुत तरह के शॉक हैं आपके पास। मैं अलग टॉपिक में हम पूरा शॉक पढ़ेंगे इसी जनरल सर्जरी में। नेक्स्ट इज पाइमिया। पाइमिया इज व्हाट? पाइमिया is blood poisoning caused by presence of pus forming organism in the blood. It is a form of septicemia, bacteremia and toxemia. Pyemia क्या? Pyemia is pus. If pus is flowing through the blood stream then it is pyemia, ठीक है। pus forming bacterias हैं या किसी साइड पे pus form हो रहा है, ठीक है, और वहाँ से वो pus जो है वो आपके blood stream में enter हो गया तो pus is what? Dead WBCs and RBCs and bacterias, ठीक है। तो आपका वो ब्लड फ्लो में पहुंच गया और जहाँ जहाँ वो सेटल करेगा, जहाँ वो पस लॉन्च करेगा वो एक नई इन्फेक्शन का साइट बनेगा, ठीक है। दैट इज़ नोन एज पाइमिया। नाउ व्हाट इज़ एंटीबायोमा? अब एंटीबायोमा क्या होता है? एंटीबायोमा जैसे मान लीजिए कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जैसे IBD में है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में है वो, ठीक है, एडमिटेड है, बेड रिडन पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग टाइम में आपका एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई क्रिटिकल कंडीशन है सेप्सिस की, है ना, या कोई क्रिटिकल कंडीशन है किसी को ट्यूबरकुलोसिस की, या कोई भी ऐसा पेशेंट है जो कि 7 या 8 दिनों तक या 21-22 दिनों तक आपका बेड में ही है, ठीक है, हॉस्पिटल में है और उसको हर हफ्ते एंटीबायोटिक लग रही है, हर दिन आपको एंटीबायोटिक लग रही है, तो जो साइट पे वहाँ लगती है तो वो लोकल एरिया में इन्फेक्शन वो होने लगता है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जो साइट है पंचर करने का, इंजेक्शन जो सिरिंज जहाँ से लगाते हैं वहाँ पे एक फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और वो लिखा हुआ है एक्सेसिव ऑफ फाइब्रस टिश्यू अराउंड एब्सेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक इज नोन एज एंटीबायोमा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया? बहुत कम टॉपिक है। सेल्युलाइटिस, ठीक है, एब्सिस तो बस अभी यहाँ पे नाम आया है, मैं आपको पूरा बताऊंगा एब्सिस के बारे में। एरिसेप्लास, बॉयल्स, कार्बंकल, बैक्टीरियमिया, टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया, पाइमिया और एंटीबायोमा। और इन जो आप ऊपर के जो 4 हैं जैसे सेल्युलाइटिस, उसका आपको यही याद रखना है कि डेफिनीशन क्या है, उसके बाद इसका कॉन्जुगेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। लुडविग एंजाइना पे आपको ध्यान देना है। एरिसेप्लास में आपका
पहला लाइन का डेफिनेशन और कॉन्जुगेटिव ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आपका बॉयल्स, व्हाट इज़ बॉयल्स, ठीक है, एंड देन जो उसका ऑर्गेनिज्म है वो सेम गोज़ विद कार्बंकल, ठीक है। और ये आपको पता ही है, बैक्टीरिया, टॉक्सीमिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आज क्लास छोटी ही रखते हैं, आप लोग इस टॉपिक को समझिए, ठीक है। और क्लास रेगुलर होंगी अब सर्जरी की। पहले मैं आपका सर्जरी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद जैसे आप लोग बताएंगे कि क्या करना है फिर वैसे ही मैं चलूँगा। और देखिए कैसा लगा आपका फीडबैक, मुझे जानना है। और मैंने जैसे बताया कि बहुत शॉर्ट पीरियड में आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा। कोई ये नहीं है कि देखिए आपको नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है। आप लोग 4 साल 5 साल पढ़ के आ रहे हैं, आपका बेस तो तैयारी होगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अप्रैल तक आप लोग का फिनिश करा दूँ एज सून एज़ पॉसिबल, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। उसके बाद फिर जो कहते हैं ना रज के, फिर आपका क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस चलेंगे, टेस्ट होंगे, रिवीजन चलेगा। और कोशिश यही रहेगी कि आपका अप्रैल के बाद हमारा जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो हर 20 दिन में आपका मैं एक बार पूरा मॉडर्न का सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो जल्दी से ज्वाइन हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और ज्वाइन हुई हैं, और इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कराते हैं फुल फ्लेज। मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लासेस लूँगा कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है और अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अल्लाह हाफ़िज़।